और अब बात नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के केस की, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, स्तब्ध कर दिया है। एक और गम है युवराज की मौत का, तो दूसरी ओर गुस्सा है सिस्टम की लापरवाही का, नाकारेपन के खिलाफ। क्योंकि युवराज की मौत इसलिए हो गई क्योंकि सिस्टम अगर नाकारा ना होता तो ऐसा नहीं होता, युवराज की तिल तिल करके मौत नहीं हुई होती, युवराज आज जिंदा होता। नोएडा में इंजीनियर की मौत को लेकर लापरवाही की एक और कहानी सामने आई है, जो सबूत है कैसे एक इंजीनियर सिस्टम की मौत मारा गया। बड़ी लापरवाही यह सामने आई है कि सरकारी लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। जिस इलाके में घटना हुई वहां से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि सेक्टर 150 और आसपास के इलाकों में बारिश के पानी की निकासी की योजना साल 2015 से सिर्फ फाइलों में ही घूमती रही, लेकिन जमीन पर कभी लागू नहीं हुई। और अगर लागू हो जाती तो शायद युवराज की मौत नहीं होती, आज युवराज जिंदा होता। बिल्डर की ओर से जो जमीन खोदी गई थी उसमें पानी भरा हुआ था, निकासी के इंतजाम नहीं हुए थे और ऐसे में वो एक तालाब में तब्दील हो गई थी जमीन। और यहीं पर जिस दिन कोहरा बहुत ज्यादा था, उस रात युवराज की गाड़ी गिरी और उसे निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई और प्रशासन की ओर से जो इंतजाम थे वो पूरी तरह नाकाफी थे। तो देखिए, एक और सिस्टम का यह निकम्मापन कि गाड़ी गिरने के बाद बचाया नहीं जा सका युवराज को, और दूसरी बड़ी लापरवाही की पानी की निकासी की जो फाइल थी वो पिछले 10 साल से ज्यादा समय से सिर्फ सरकारी विभागों के चक्कर काट रही थी। अगर बारिश के पानी की निकासी हो गई होती तो वहां तालाब अस्थायी नहीं बना होता। बारिश के पानी की निकासी की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस योजना की फाइल 2015 से ही दफ्तरों में घूमती रही। सोचिए, 11 साल का समय हो गया, लेकिन यह फाइल दफ्तरों में घूमती रही, इस पर कोई अमल नहीं किया गया। 2015 में सिंचाई विभाग ने हेड रेगुलेटर का प्रस्ताव दिया था। नोएडा सेक्टर 150 और आसपास के इलाकों के लिए प्रस्ताव था। 2016 में नोएडा अथॉरिटी 13.5 लाख रुपए भी जारी कर चुकी थी। कई बार सर्वे हुआ, निरीक्षण हुआ, बैठकें हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। 2016 से हेड रेगुलेटर के प्रस्ताव की फाइल ठंडे बस्ते में गई। 2023 में नोएडा अथॉरिटी को परियोजना में देरी की याद दिलाई गई। सिंचाई विभाग ने 2023 में नोएडा अथॉरिटी को पत्र भी लिखा, लेकिन सिर्फ चिट्ठियां चलती रहीं, सिर्फ फाइलें घूमती रहीं, योजना पर अमल नहीं हुआ। अगर योजना पर काम हो गया होता तो युवराज की बेमौत जान नहीं गई होती और ऐसे में एक परिवार का दीपक नहीं बुझा होता, युवराज आज जीवित होता। लेकिन सिस्टम इतना बेरहम है, इतना निकम्मा है, इतना नकारा है कि फाइल 11 साल तक घूमती रही, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं लिया गया। और इस पर बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद बिलाल है, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हैं, और बलराम पांडे भी हमारे साथ हैं। बलराम पांडे, 11 साल से यह फाइल विभागों के चक्कर काटती रही थी, अगर इस पर काम किया गया होता तो युवराज आज जिंदा होता। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से वहाँ पर जल भराव की समस्या हो रही थी, बारिश के दौरान वहाँ पर जल भराव जो है वो अक्सर हो जाया करता था। इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायत भी की थी। जो क्षेत्रीय सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे भी कई बार शिकायत की, कई बार विधायक से शिकायत की। उसके बाद उन्होंने प्राधिकरण को पत्र लिखा और एक 2015 में योजना बनाई गई, ड्रेनेज योजना, और इसके तहत 150 में हेड रेगुलेटर के जरिए जो वहां पर जल भराव की समस्या होती थी, जो बारिश का पानी होता था, उसे हिंडन नदी में ले जाने की योजना तैयार की गई। इसको लेकर के कई दौर वहां पर सर्वे हुआ, कई बार अधिकारी भी वहां पर गए और उसको लेकर के ये जो योजना है तत्काल शुरू की जाए, इसके लिए फंड भी अलॉट कर दिया गया। और जो कार्य है वो सिर्फ फाइलों में होता रहा, फाइलों में कार्य जो है वो दम तोड़ता रहा। लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने ना तो मौके पर जाकर के जो कार्य है उसकी समीक्षा की और ना ही जो कार्य है उसे जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश की। और यही वजह है कि लगभग 8 साल बाद सिंचाई विभाग ने एक पत्र लिखा नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 10 के जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं उनको, और उनको बताया कि 10 सालों से, करीब 8 सालों से जो फाइल है वो सिर्फ अधिकारियों के चक्कर लगा रही है और जो योजना है वो फाइलों में दम तोड़ रही है, लेकिन हकीकत में उस पर अभी तक कोई अमल नहीं लिया गया और ना ही कोई कार्य शुरू किया गया। इसको लेकर तो ये सिस्टम की दो तरफा मार थी, जिसके बीच पिस करके बलराम, अगर यहां बात की जाए, युवराज की मौत हुई है। इस बीच मामले की जांच जारी है ताकि युवराज को इंसाफ दिलाया जा सके, गुनहगारों को कानूनी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ी खबर है, लगातार दूसरे दिन घटनास्थल पर एसआईटी पहुंचेगी। अब से थोड़ी देर में एसआईटी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचेगी और यहां पड़ताल करेगी आखिर किन हालात में मौत हुई, लापरवाही किसकी थी। क्योंकि युवराज की मौत के बाद लोगों में जो गुस्सा है, इसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया है।
एक और एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में युवराज को इंसाफ मिल पाएगा या फिर सिर्फ कुछ लोगों पर खाना पूर्ति करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। दरअसल पुलिस और फायर ब्रिगेड पर सवाल उठाने वाले चश्मदीद ने अपना बयान बदल दिया है। लड़का 1:30 तक लड़का जिंदा रहा। 1.5 घंटे उसने गाड़ी गिरने के बाद गाड़ी में से निकल के बाहर गाड़ी पे बैठा हुआ था। वो टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज़ मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। यहाँ पर कम से कम 125 लोग थे, लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मी थे। सिड्डी फायर ब्रिगेड वालों ने सिड्डी घेर रखी थी, 30 से 40 फुट लंबी जो एल्युमिनियम की सीढ़ी होती है, उधर की साइड में सीढ़ी घेर रखी थी और उस पर बैठ के पानी को चेक कर रहे थे, गर्म है ठंडा। पानी को चेक कर रहे थे, गर्म है ठंडा, गर्म करते तब वो उसमें उतरते। अगर वो फायर ब्रिगेड वाले चाहते ना, वो 100% लड़का बचता। 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दाग के गाड़ी ले जाता। तो रोड में दागने के बाद वो जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहां पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रही थी बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में चश्मदीद बोला, नोएडा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे और मेरे परिवार को पुलिस ने धमकाया। चश्मदीद का यह दावा है, मुझसे कहलवाया गया कि पुलिस एक्टिव थी, धमकाकर पुलिस वालों ने मेरा वीडियो बनाया। तो एक और देखिए, युवराज की मौत को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लापरवाही हुई है, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सब के बीच चश्मदीद धमकाने का आरोप लगाया है और कह रहा है कि मुझसे कहलवाया गया कि पुलिस एक्टिव थी। जबकि पहला बयान में उसने ये कहा था कि अगर प्रशासन वहां चाहता, लापरवाही नहीं करता, तो युवक की जान बच सकती थी। का एक बयान वो भी आया जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं, सब पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव था, फायर ब्रिगेड बहुत एक्टिव थी, ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो लड़का नहीं मिला। देखो सच्चाई तो ये है कि एक्टिव होते तो वो लड़का जाता ही नहीं, सब एक दिखावा था। अगर एक्टिव होते, आप एक चीज बताएं, 1.5 घंटे में 150 आदमी 50 मीटर पानी में नहीं घुस पाए और मैं वहां मौके पर जाने के बाद 2 मिनट के अंदर 50 मीटर घुस गया। वो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप ही ने जो ये बात कही है, जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो में जो आप कह रहे हैं ये बात जी, कि जो देखिए कि आप खुद इस बात पे कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत एक्टिव था, बचाने की कोशिश की फायर ब्रिगेड के, तो क्या ये अभी जो आप बयान दे रहे हैं वो सही है या ये बयान सही है? नहीं, ये मैं पूरा बयान बताऊंगा। मुझे थाने बुलाया गया था। परसों दोपहर 12 बजे मेरे पास कॉल आई थी कि मोनिंदर थाने आओ, आपसे हमको बात करनी है कुछ। मैं एकदम डर गया। मैंने सोचा क्या दिक्कत आ गई ऐसी, क्या पता प्रशासन मेरे पीछे लगेगा बहुत तगड़े तरीके से। मैंने बोला सर क्या बात हुई ऐसी बताएं आप। मोनिंदर हमें तुमसे कोई पर्सनली बात करनी है, जल्दी थाने आओ आप। मगर सर मैं अभी घटना स्थल पे ही हूँ, आप इधर आओ तो मुझसे इधर मिल लेना। आप ड्यूटी पे तो आओगे, नाइट ड्यूटी पे आओगे, मैं यहीं पे ही हूँ, मैं वहीं मिल लूंगा, आपको आ जाना। नहीं अभी आना है और हमारे सीनियर अधिकारी तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आओ। मेरे पास कम से कम 1 घंटे में 50 से 60 कॉल आई थी। कितने बजे? वक्त कितना? 12 से 1 बजे 1:30 बजे तक की बात है। नहीं, दिन में जी। फिर मैं परेशान होकर अंत में मुझे जाना पड़ा। मैं भी ये सोच रहा था कहीं थाना नॉलेज पार्क, वहाँ जाने के बाद बोले थे कि मैं तो थाने में अंदर पहुंचा। पहुंचते ही 4-5 पुलिस वाले मुझे थाने के सामने पार्क में लेके गए, 100 मीटर दूर, बिना मतलब ये नहीं बता रहे थे कि कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन 4-5 पुलिस वाले मुझे लेके गए। ले जाने के बाद मुझसे बातचीत कर, वहाँ ले जाकर बोल रहे थे कि हाँ भाई इधर ही कर ले तो इससे बात, एकांत में इधर ही कर लो इससे बात। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मगर इतने सारे पुलिस वाले मुझे इतनी दूर ले जा रहे, कुछ ना कुछ तो रीजन है, इसमें कुछ डिफॉल्ट है। तो उन्होंने बोला मोनिंदर यार एक चीज़ बताओ, आप पुलिस से मिलकर क्यों नहीं चल रहे हो, पुलिस को साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे हो?
तुमने ये बयान क्यों दिया है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, ये वगैरह वगैरह, ये चीज़ सही नहीं है। ये जो ABP न्यूज़ है या कोई भी जितनी भी वीडियो बना रहे हैं, ये 2-4 दिन आएंगे, ये चले जाएंगे, ये केस भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमको और तुमको यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। ये तो सीधा सीधा मतलब ये है कि मोनिंदर साइड हट जा, वरना तेरे पे निशाना पूरे थाने की गड़ी हुई है। अब मैं ये वेट कर रहा हूँ कि SIT टीम 5 दिन उसकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मेरे पर क्या एक्शन होगा, मैं ये वेट कर रहा हूँ। सच्चाई इसी वजह से आपने अपना जो बयान बदला फिर उसके बाद? सर देखो, उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि एक छोटी सी क्लिप दे दे हमें, हमारे साथ मिलके चल, वीडियो बना ले, हमारे साथ एक और कोई, हमें तुझसे कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा के सामने बात कर, लेकिन पुलिस को बचा। ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया है? ये पुलिस वाले ही थे जी। पुलिस वालों ने ही ये वीडियो? हाँ, अपने पर्सनल फोन में। अपने पर्सनल फोन में? हाँ जी, हाँ जी। जिसमें आपने कहा कि पुलिस अच्छे से एक्टिव होकर के काम जी जी, उन्होंने बोला था वीडियो हमने बना ली है, वीडियो में एकदम तुझे हमारे समर्थन में बोलना है, वीडियो हम बनाएंगे, ऐसे ऐसे बोलना है तुझे, सारी चीज़। अब 5-6 पुलिस वाले हैं, प्लस में मुझे सीधी सीधी डराया गया था कि ये केस दबाने के बाद या सारा मैटर ख़त्म होने के बाद कि तू भी यहीं है और हम भी यहीं हैं। तो चश्मदीद गंभीर आरोप लगा रहा है, पुलिस के ऊपर धमकाने के आरोप लगा रहा है। बिलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल, एक और सिस्टम की लापरवाही कि वहां पर पीड़ित को नहीं बचा पाए, और अब चश्मदीद को धमकाने की कोशिश, उसे यह बताने की कोशिश की पुलिस के पक्ष में बयान दो। बेहद गंभीर मामला है, और ऐसे में सवाल है, उसका डर जायज है कि आगे उसके साथ क्या होगा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक तरफ सिस्टम की लापरवाही और संवेदनहीनता तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब सिस्टम भी ये मान करके चल रहा है कि उसकी तरफ से जो लापरवाही और जो गलतियां हुई हैं, इन गलतियों पर पर्दा कैसे डाला जाए। तो जो गवाह वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद, जो साक्षी जो है उस जगह पर मौजूद थे, और जिन्होंने एक्चुअल में युवराज को बचाने की कोशिश करी, और जैसा कि चश्मदीद ने बताया, और इसके अलावा वहां पर और बाकी जो लोग थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि मोनिंदर जो है वो तुरंत ही वहां पर वो उस गहरे गड्ढे में कूदा, और वहां पर जाने के बाद उसने युवराज को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन इसके अलावा मोनिंदर ने यह भी बताया कि वहां पर पुलिस महकमे के तकरीबन 20 से 25 पुलिसकर्मी मौजूद थे, और अग्निशमन विभाग के भी 25 से 30 कर्मचारी जो है वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी यह जहमत नहीं उठाई कि इस पानी के अंदर जो है वो उतरा जाए और इसको बचाया जाए। अब जो डर है, और न सिर्फ मोनिंदर का बल्कि उसके परिवार का भी ये डर है, क्योंकि उसके परिवार ने यह बताया है कि उनके घर पर तक जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचे हुए हैं। परिवार का यह दावा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि किसी तरीके से मोनिंदर की जबान पर काबू जो है वो लगाम लगाई जा सके। क्योंकि मोनिंदर ने बता दिया था कि वहां पर जो दमकल विभाग के कर्मचारी थे वो पहुंचे थे और सीढ़ी लगा करके ये चेक कर रहे थे कि पानी कितना ठंडा है, वो उतरना नहीं चाह रहे थे, जबकि युवराज वहां पर उसी ठंडे पानी में तिल तिल करके मौत के मुंह में जा रहा था। नोएडा अथॉरिटी के बड़े बड़े अधिकारियों की नाकामी ने एक युवा इंजीनियर की जान ले ली। आपको एक एक कर उन अधिकारियों के नाम बताते हैं जिनकी जिम्मेदारी थी ऐसे किसी तरह के हादसे को रोकने की, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। नोएडा अथॉरिटी के ये अधिकारी हैं SP सिंह, जो कि GM है ट्रैफिक सेल के, उनकी लापरवाही थी। AK अरोड़ा GM है सिविल के, RP सिंह GM है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के, और लोकेश M है CEO, जिन्हें हटाया गया है। और ये वो बड़े अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी थी और इन्होंने अपना काम नहीं किया। अगर ये लोग सही तरीके से काम करते तो शायद युवराज की जान नहीं जाती। इन चारों अधिकारियों की भूमिका को लेकर के हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई है, क्या बाकी अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई हो रही है या SIT की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार की तरफ से SIT गठित की गई और जिम्मेदारी दी गई कि जो मेरठ जोन के ADG हैं उनके नेतृत्व में ये SIT जांच करेगी और 5 दिनों के अंदर सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें चंदन, इससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण के कई मामले सामने आए जिसको लेकर के SIT गठित की गई और जांच रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और यही वजह है कि SIT को लेकर के समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन
एसआईटी जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से जांच कर रही है, लगातार अधिकारियों से बात कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके पास वो विभाग है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर जो जल भराव की समस्या है उससे आम जनता को निजात दिलाए, वहां पर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो तैयार किए जाए ताकि वहां पर संकेतक लगा करके ये बताया जा सके आम जनता को कि यहां पर जल भराव है और यहां पर जो यातायात है उसे थोड़ा सामान्य रूप से धीमे किया जाए। यानी कहीं ना कहीं तमाम ऐसी जिम्मेदारियां थी जो सिविल डिपार्टमेंट था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर काम करके जो जल भराव की समस्या हो रही थी उसकी निकासी के लिए काम किया जाए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया और घोर लापरवाही सामने आई, जिसकी वजह से एक 27 साल के इंजीनियर की जान चली गई। हालांकि जिस तरीके से वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनना था उसको लेकर के 2015 में प्लानिंग हुई, 2015 में योजना बनाई गई, लेकिन आज 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और फाइल सिर्फ अधिकारियों के चक्कर काटती रह गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आपको बता दें, ये जितने विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी है उसके जो मुखिया हैं एसीओ सतीश पाल, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, चाहे जल विभाग हो, चाहे सिविल हो, चाहे ट्रैफिक सेल हो, सबकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। लेकिन सीईओ पर तो कार्रवाई हो गई, उन्हें यहां से हटा दिया गया, लेकिन जो सतीश पाल हैं उनसे अभी तक न एसआईटी ने पूछताछ की है और जितने जीएम हैं जिनके हमने नाम गिनाए, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके पास वो जिम्मेदार विभाग थे, जिनको वहां पर काम करना था, उनसे भी अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। और यही वजह है कि सबके बीच बहुत बड़ी एक और जो है लापरवाही सामने आई है। इंजीनियर युवराज की मौत की जांच के दौरान हर मोड़ पर सिस्टम की कमी सामने आ रही है। वो सबूत सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि युवराज आज जिंदा होता अगर सिस्टम सही होता। ताजा सबूत जो सामने आया वो उसी जगह का है जहां इंजीनियर युवराज मारा गया। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत से पहले यहां ट्रक हादसा हुआ था जिससे दीवार टूट गई थी। अगर इस दीवार की मरम्मत हो जाती तो ये गाड़ी नहीं गिरती, युवराज की कार उसके अंदर नहीं जाती, जानलेवा हादसा टाला जा सकता था। आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती, ना तो मरम्मत कराई, ना ही वहां कोई बोर्ड लगाया, ना ही कोई वहां खतरे का सिस्टम लगाया, जिसका नतीजा हुआ कि घना कोहरा होने की वजह से जब युवराज को रास्ता नहीं दिखा और उसकी कार इस टूटी दीवार से होते हुए पानी में जा गिरी, इसके बाद सिस्टम की लापरवाही सबके सामने आ गई। ट्रक की टक्कर से बीते 31 दिसंबर को दीवार टूटी थी और 16-17 जनवरी की दरमियानी रात को जब हादसा हुआ तब तक उसे ठीक नहीं कराया गया था। अगर यह मरम्मत हो गई होती तो यह जानलेवा हादसा टाला जा सकता था। तो देखिए, सिस्टम की चौतरफा मार और युवराज की मौत उसका नतीजा थी। एक तो इस दीवार को जब टूट गई थी उसे बनवाया नहीं गया, उसमें लापरवाही नहीं की गई, उसके बाद युवराज उसमें गिर गया और वहां पर जो विभाग थे वो जो रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे उन्होंने उसे नहीं बचाया। इन सब के बीच बड़ी खबर यह सामने आई कि वहां पानी जमा ही नहीं होता। 10 साल पहले की इस योजना पर अगर अमल किया गया होता और यह सिस्टम की जो चौतरफा लापरवाही थी इसकी कीमत युवराज ने चुकाई है और उसके परिवार को पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पालघर में किसानों और आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत गर्म है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अखिल भारतीय किसान सभा के विशाल मार्च को पुलिस ने डीएम ऑफिस के सामने रोक दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पूरे डीएम ऑफिस परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आंदोलन कर रहे लोग डीएम ऑफिस के बाहर बैठ गए और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 19 जनवरी को दाहड़ू तहसील से यह मार्च शुरू हुआ था और पुलिस ने जब इन्हें रोका तो आंदोलनकारियों ने धरना दिया है। यूपी के बहराइच में एक बार फिर बुलडोजर की गरज से भूमाफिया के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जहां नेपाल बॉर्डर पर मौजूद ग्रामीण इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां पर खेत और तालाब की जमीन पर कई लोगों ने अवैध निर्माण कराया हुआ था, जिसे प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से ढा दिया। जानकारी के मुताबिक तालाब और खेत की जमीन पर करीब 16 लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया था। जानकारी मिलने के बाद नायब तहसीलदार की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। पूरा मामला रुपईडीहा इलाके का है, जहां के इमाम नगर में यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। कार्रवाई में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मौके पर पुलिस और एसएसबी की टीम भी तैनात रही। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक रेप के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा, जहां पर उसकी दुकान और मकान को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। प्रशासन की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहां पर 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी के घर को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। रेप का आरोपी सज्जाद अंसारी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। जांच के दौरान पाया गया कि उसने मकान और दुकान का अवैध तरीके से निर्माण कराया हुआ था।
जिसके बाद नगर निगम की ओर से इसे 7 दिन पहले नोटिस जारी किया गया और आज प्रशासन की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची, जिसने आरोपी सज्जाद अंसारी के घर और दुकान को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। चंडीगढ़ में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। इसके साथ ही वहां एक और बदमाश मौजूद था। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले इन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में एक केमिस्ट की शॉप पर फायरिंग की थी। हमले के बाद वहां से फरार हो गए थे। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के सेक्टर 39 जीरा मंडी के पीछे जंगलों में यह एनकाउंटर हुआ। बदमाश टैक्सी नंबर गाड़ी में जा रहे थे और पुलिस ने इन्हें घेरा। इस दौरान पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया, जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने यहाँ पे पकड़ा था, घेरा था और उसी के सिलसिले में जब यहाँ भागने लगे तो भागने के दौरान उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की और उस फायरिंग के जब काउंटर फायरिंग की गई तो उसी में राहुल और रॉकी दोनों को पैर में गोली लगी, दोनों इंजर्ड हो गए। दोनों GMSH 16 में अभी एडमिट हैं। तो चंडीगढ़ में पुलिस की लॉरेंस गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। सेक्टर 39 के जंगल में यह एनकाउंटर हुआ है। ये अपराधी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले एक हमला किया था, केमिस्ट की दुकान पर अटैक किया था, गोलियां चलाई थी और वहां से भाग निकले थे, अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। कुल 3 बदमाश मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। सेक्टर 39 के जंगलों में यह एनकाउंटर हुआ है। तीनों बदमाशों को पकड़ा गया है। केमिस्ट शॉप पर फायरिंग का आरोपी है। IIT कानपुर में पढ़ रहे 25 वर्षीय PhD छात्र ने हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्र की पहचान राम स्वरूप ईशा राम के रूप में हुई है। वो राजस्थान का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन का शिकार था और उसकी काउंसलिंग हो रही थी और वो अपने परिवार के साथ यहीं पर रहता था। जानकारी के मुताबिक 6ठी मंजिल से छलांग लगाने के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो IIT कानपुर में खुदकुशी की घटना सामने आई है। एक और छात्र ने अपनी जान दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खुदकुशी से हॉस्टल में हड़कंप मचा हुआ है। हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूद करके जान दी है। बताया जा रहा है लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार थे और उनकी मौत हुई है। स्वरूप ईश्वरम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष है। ये IIT में PhD के स्टूडेंट हैं। इन्होंने SBI बिल्डिंग जहाँ पर ये निवास करते थे वहां पर इन्होंने 2nd फ्लोर से छलांग लगा करके सुसाइड अटेम्प्ट किया है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ही पता चला है कि ये डिप्रेशन के की प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। बिहार के दरभंगा में एक स्कूल वैन से गिरकर छात्र की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल वैन 6 छात्रों को उनके घर लेकर लौट रही थी, जहां नेशनल हाईवे 27 पर टर्न लेने के दौरान एक छात्र वैन के टूटे गेट से बाहर गिर गया। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक और छात्र इस दौरान घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद नाराज पेरेंट्स की भीड़ स्कूल के गेट पर जमा हो गई और उन्होंने इस हादसे पर जमकर नाराजगी जताई, स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक छात्र के घर वालों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने बार बार कॉल करने पर भी फोन नहीं उठाया। वहीं हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। घर वाले आरोपी फरार स्कूल वैन ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया भी है। बच्चा स्कूल के वाहन से ही टकराने की बात बता रहा है कि गिर गया, कि गेट खुलने से गेट गिर गया, उससे जिससे मृत्यु होने की बात बताई जा रही है। 2-3 बच्चा और गिरा था जिसको हल्का चोट आई थी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में राज्य के मंत्री दामोदर राजनरसिंह के सामने महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने मंत्री जी की ओर से बांटी जा रही इंदिरम्मा साड़ियां लेने से साफ इनकार कर दिया और मंच पर ही नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे मंत्री का भी गुस्सा फूटता दिखाई दिया। विरोध करने वाली महिलाओं का कहना है कि मंत्री ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया और ऐसे में मंत्री के सामने महिलाओं ने साड़ी लेने से इनकार कर दिया और 2500 रुपए की मांग की है। महिलाओं ने पेंशन और गैस सब्सिडी का भी मुद्दा उठाया। जानकारी के मुताबिक मंत्री दामोदर राजनरसिंह जोगीपेटा में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और स्थानीय महिलाओं के बीच जाकर इंदिरम्मा साड़ियां बांटनी शुरू की, लेकिन इस बीच उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।
अब आपको यूपी के संभल से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। दरअसल संभल हिंसा के आरोपी शारिक साठा की संपत्ति जब्त होनी है। पुलिस साठा के घर की कुर्की करने की तैयारी में है। कोर्ट के आदेश के बाद शारिक साठा पर शिकंजा कसा है। यहां पर हालात ना बिगड़े, इसलिए बड़े पैमाने पर पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। 24 नवंबर 2024 को यहां जो हिंसा हुई थी, इसमें शारिक साठा मुख्य आरोपी है और उसका घर कुर्क किया जाएगा और पुलिस ने इससे पहले फ्लैग मार्च निकाला है। यहां की जामा मस्जिद का सर्वे जब कराया जा रहा था, इस दौरान कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई थी और हिंसा की थी और शारिक साठा इस हिंसा को भड़काने का मुख्य आरोपी है। उसके घर की कुर्की होने की तैयारी है और इसके लिए पुलिस पूरी तैयारी कर रही है और इसके लिए बाकायदा सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। अदालत के आदेश के बाद कुर्की की यह कार्रवाई होनी है और कानून व्यवस्था किसी तरह ना बिगड़े, स्थिति नियंत्रण में रहे, इसको लेकर के बड़े पैमाने पर पुलिस बल सड़कों पर उतरा हुआ है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अफवाह फैलाई गई थी और इसके बाद वहां पर जबरदस्त हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई और इस हादसे की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह से काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक भी बंद रहा और लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चश्मदीदों की माने तो कार तेज रफ्तार से बेगमपेट फ्लाईओवर पर जा रही थी, जो अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की वजह से सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही को भी रोका गया, जिससे ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए सड़क पर गाड़ी किस तरह से पलटी हुई है। इस भीषण हादसे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी भयंकर रही होगी। तेज रफ्तार की वजह से यह भीषण हादसा हुआ है और इसकी वजह से ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आशा कार्यकर्ताओं ने आज बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसके तहत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आशा कार्यकर्ताएं कोलकाता आने की कोशिश में हैं। लेकिन आरोप है कि पुलिस आशा वर्कर्स को रेलवे स्टेशन पर ही रोक रही है और उन्हें कोलकाता पहुंचने से रोका जा रहा है। आरोप है कि आशा कार्यकर्ताओं को कोलकाता पहुंचने से रोकने के लिए मिदनापुर और कटवा समेत कई रेलवे स्टेशन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और आशा वर्कर्स को ट्रेन से नीचे उतरने को मजबूर किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह पूरी कवायद इसलिए है ताकि उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा सके। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें वो सुविधाएं मिल सकें जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक चलती कार में भड़की आग देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए, जो देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। आग की ऊंची लपटों को देखने के बाद लोग सहम गए और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। देखिए एक कार किस तरह से आग का गोला बनी हुई है। आग को बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। आग की लपटें काफी तेजी से इस गाड़ी को पूरी तरह से जलाकर स्वाहा कर रही हैं। तकनीकी खराबी की वजह से गाड़ी में आग लगी और इसके बाद कार सवार ने तुरंत कूद करके अपनी जान बचाई। सड़क पर जो चिंगारी भड़की थी गाड़ी में, वो धीरे धीरे आग की लपटों में तब्दील हुई और कुछ ही पलों में गाड़ी धू धू करके जलती हुई नजर आई है। भीषण आग को देख करके वहां अफरा तफरी मची रही।